Welcome people, this is UPSC Connect. So, under the course of governance issues, we will be talking about women rights. आइए वुमेन राइट्स की बात करते हैं। भारत के अंदर क्या क्या वुमेन राइट्स हैं। बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा है लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वुमेन के लिए बनाए गए हैं या दिए गए हैं। और लीगल राइट्स वो वाले राइट्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेजिस्लेचर या कोई और लीगल बॉडी कानून बनाती है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, उनको लीगल राइट बोलेंगे। आगे हम चलेंगे। देखिए ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड कर रखे हैं, इसको मैं एक एक करके रीड करूंगा। आप आइए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। आर्टिकल 15(1) कहता है ये कि स्टेट जो है किसी भी सिटीजन को उसके जेंडर के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। अगला पॉइंट कहता है द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। ये बात बोली गई है आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में। स्टेट के पास वो पावर्स हैं जिसके थ्रू वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प मिले। अगला पॉइंट है नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 2 है। ये बात ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को उसकी जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर हिज और हर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर्स आर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 23 का फर्स्ट पॉइंट है ये, इसके अंदर ये बोला जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी तरह की या फिर फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर जो है किसी भी तरह का प्रोहिबिटेड है। अगला पॉइंट कहता है द स्टेट्स टू सिक्योर फॉर मेन एंड वुमेन इक्वली द राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 39 का ए सब क्लॉज ए है। ये बात जो बोली गई है ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बोलते हैं। अगला पॉइंट कहता है द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। आर्टिकल 39 का सब क्लॉज डी है। और ऐसा हम देखते हैं कि स्टेट की अंदर जितनी भी एजेंसीज होती हैं उसके अंदर जहां भी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है मेल और फीमेल को इक्वल ही रिम्यूनरेशन दिया जाता है, मिलता है। आगे चलते हैं। द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन वर्कर आर नॉट अब्यूज्ड and they are not forced by economic necessity to enter into avocation unsuited to their strength. Article 39 का सब क्लॉज ई है ये। The state shall make provision for securing just and humane condition of the work and the maternity relief. Article 42 बोलता है बात। It shall be the duty of the citizen of India to renounce the practices derogatory to the dignity of women. Article 51 का ए सब क्लॉज ई, ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। इसमें बोला जाता है कि हर एक इंडियन की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हर उस तरह की प्रैक्टिसेस को रिनाउंस कर दें जिससे कि एक वुमेन की डिग्निटी पे मतलब डिग्निटी पे बात आती है और एक वुमेन के खिलाफ डेरोगेटरी चीज़ों को एम्पलीफाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू म्युनिसिपैलिटीज एंड विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत से। आइए समझते क्या क्या है। 1/3 of the total number of seats to be filled by direct elections in the every panchayat shall be reserved for the women. आर्टिकल 243D सब क्लॉज 3। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 243 जो है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि डायरेक्ट इलेक्शन में भरी जानी है वो पंचायत के थ्रू वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अगला पॉइंट कहता है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द चेयरपर्सन इन द पंचायत एट ईच लेवल शैल बी रिजर्व्ड फ्रॉम द वुमेन। ये बात बोली गई है आर्टिकल 243D सब क्लॉज 4 में। अगली बात जो है वो है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस इन एवरी म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन। ये बात बोली गई है आर्टिकल 243T सब क्लॉज 3 में। एंड फाइनली द ऑफिसर्स ऑफ द चेयरपर्सन द म्युनिसिपैलिटी शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन इन सच अ मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड। ये बात बोली गई है आर्टिकल 243T सब क्लॉज 4 में। अब हम बात करेंगे लीगल राइट्स की। लीगल राइट्स के को इम्प्लीमेंट करने में या फिर लीगल राइट्स को बनाने में जो है बेसिकली पार्लियामेंट का हाथ होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का हाथ होता है मोस्टली। आइए समझते हैं ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हैं और वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 which is a comprehensive legislation to protect women from all form of domestic violence. It also covers women who have been or are in relationship with an abuser and are subjected to violence of any kind, that is physical, sexual, mental, verbal or emotional.
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो कि विमेन को किसी भी तरह की जो है अब्यूज से या वायलेंस से बचाने का काम करता है। ये जो वायलेंस है कई तरह की हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, वर्बल हो सकती है और इमोशनल हो सकती है। अगला जो एक्ट है वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का। ये एक बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है जो कि बेसिकली एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स को आगे इम्प्लीमेंट करने में काम करता है, जिससे कि किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन और वुमेन ट्रैफिकिंग और गर्ल ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से वो लड़कियों और वुमेन्स को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल के वहां से लिविंग लाइवलीहुड कमाने की बात करी जाती है। तो ये बात कहता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। नेक्स्ट जो एक्ट है वो बोलता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986। It prohibits indecent representation of women through advertisement or in publications, writings, paintings, figures, or any other manner. Next is Commission of Sati Prevention Act of 1987, which provides for more effective prevention of commission of sati and its glorification. Then we have Dowry Prohibition Act of 1961, which prohibits the giving or taking dowry at or before any time of or after the marriage. Then we have Maternity Benefit Act of 1961, which regulates the employment of women in certain establishments for a certain period before and after the childbirth, and provides for the maternity benefit and certain other benefits as well. Next is Medical Termination of Pregnancy Act of 1971, which provides for the termination of certain pregnancies by registered medical practitioners on humanitarian grounds and on the medical grounds only. Next is Preconception and the Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act of 1994, which prohibits the sex selection before the or after the conception or prevents the misuse of prenatal diagnostics techniques or for sex determination leading to female feticide, etc. And finally, Equal Remuneration Act of 1976 provides for the payment of equal remuneration for the both men and women worker for the same work or work of similar nature. It also prevents discrimination on the ground of sex against the women in recruitment and services conditions. The next point is Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939 that grants Muslim wife the right to seek dissolution of her marriage. Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act of 1986 that protects the right of Muslim women who have been divorced by or have obtained divorce from their husband. Then we have Family Courts Act of 1984, which provides for the establishment of family courts for the speedy settlement of the family disputes. We have Indian Penal Code of 1860 that contains the provisions to protect women from dowry death, rape, kidnapping, cruelty and other offences, etc. We also have Code of Criminal Procedure 1973, इसको हम CRPC के नाम से भी जानते हैं, which has certain safeguards for women like obligations of a person to maintain his wife, arrest of women by female police and so on. We have Indian Christian Marriage Act of 1872 that contains provision for relating to the marriage and divorce among the Christian community. We also have Legal Services Authorities Act of 1987 that provides for the free legal services to the women. We have Hindu Marriage Act of 1955 which introduced monogamy and allowed divorce on certain specified grounds only. It provided equal right to the men and women in respect of the marriage and the divorce. We have Hindu Succession Act of 1956, which recognizes the right of women to inherit the parental property equally with the men. We have Minimum Wages Act of 1948 that does not allow discrimination between male and female workers or different minimum wages for them. And we have this Mines Act of 1952, Factors Act of 1948, which prohibits employment of women between 7 p.m. to 6 a.m. in the mines and the factories and provides for the safety and welfare. 1960 का जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था that provided for the establishment of National Commission for Women to study and monitor all the matters relating to the constitution and the legal rights of the safeguarding the women. And finally, we have Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition, Redressal Act of 2013, which provides protection to women from sexual harassment at all the workplaces in both public and private sector, whether organized or unorganized. So that was all about this video. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook, and visit our website for latest updates.